हेलो एवरीवन। हमने 8 कहानियों की जो सीरीज़ चालू की है उसकी दूसरी कहानी का दूसरा पार्ट अब आप सुनने वाले हैं। इस पार्ट का नाम है वीर द डूड। एंजॉय। क्लास में लगभग हर लड़की मुझसे बात करना चाहती है, पर वो नहीं करती जिससे मैं करना चाहता हूँ। पहले सेमेस्टर के आखिर की बात है, तब से मैं उसे पसंद करता हूँ और अब चौथा सेमेस्टर आ गया है। उसका नाम सीमा है और शायद वो मेरी सीमा से बाहर है। सॉरी, बैड जोक। खैर, इस बीच मेरी कई लड़कियों से बात हुई। जिससे बात करो वो जाने क्या समझती है, प्रपोज कर देती है। यहाँ तक कि सीमा की फ्रेंड नेहा ने भी यही किया। ऐसा नहीं है कि ये लड़कियाँ अच्छी नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लगता है। सच कहूँ तो एक अजीब सा डर लगता है। डर किस बात का मुझे नहीं पता। शायद इस बात का कि इनके साथ हो गया तो सीमा से कैसे बात करूँगा, या शायद इस बात का कि मेरी आज़ादी छिन जाएगी। कई लड़कियों ने चैट में कहा तो मैंने वहाँ उन्हें मना कर दिया, लेकिन जिन लड़कियों ने मिलकर कहा उनके सामने तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। ऐसा लगने लगा जैसे मैं विक्रम हूँ और मेरे ऊपर बेताल चढ़ने वाला है, तो वहाँ से भाग गया। ओके सॉरी, अगेन बैड जोक। पर सच कुछ ऐसा ही था, मिलता जुलता। उसको समझाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। पर हाँ, उसके बाद मैंने उन लड़कियों से बात भी नहीं की या बहुत कम कर दी, क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरे बारे में बहुत बात हो गई, अब उसकी बात करते हैं जिसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ। एक दिन मैंने रिसेस में सोचा सीमा के पास जाऊं और कुछ बात करूं। बड़ी हिम्मत करके क्लास के दरवाजे तक पहुंचा तो देखा कि वो नेहा के साथ बैठी है। मैं रुक गया क्योंकि वो लोग कुछ बात कर रहे थे। क्लास के बाहर से तो कुछ सुना ही नहीं दिया। मैं जब अंदर बढ़ा तो सीमा बोली, अरे मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे वो सही लगता है। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गईं। ना जाने किसके बारे में बात हो रही थी। मुझे एक सेकंड को बुरा लगा और फिर अगले ही सेकंड लगा क्या पता मेरे ही बारे में बात हो रही हो। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने लेक्चर का पूछा और जाकर बैठ गया। उस दिन घर जाकर मैंने सोचा कि आज तो बात करनी है। सामने तो होने से रही, व्हाट्सएप का ही एक सहारा है। मैंने टाइप किया, हाय सीमा, आई एम वीर। और तभी मेरी नज़र पड़ी कि वो ऑनलाइन थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी, पर मैंने बस आंखें बंद करके सेंड पर क्लिक कर दिया। 3-4 सेकंड बाद आंखें खोली तो मैसेज सीन हो चुका था। मैंने घबरा कर स्क्रीन बंद कर दी और मोबाइल को दूर रखकर उसके बोलने का इंतज़ार करने लगा। हाई स्कूल के रिजल्ट की भी इतनी घबराहट नहीं हुई थी जितनी उसके रिप्लाई की हो रही थी। और रिप्लाई आया, हाय। मैंने भी बिना वेट किए दूसरा मैसेज किया और बात शुरू हो गई। बस 10 मिनट चैट हुई और उसके बाद गुड नाइट बोल दिया गया। बात क्या हुई याद नहीं, लेकिन बात हुई, यही बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 10 मिनट की उस चैट ने मुझे इतना खुश कर दिया कि मैं बता नहीं सकता। अगले दिन के आने के इंतजार में मैंने जल्दी से आंखें बंद की ताकि बस सुबह हो और मैं मिलकर उससे बात कर पाऊँ। अगले दिन कॉलेज पहुंचकर मेरी सारी एक्साइटमेंट हवा हो गई। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने सोचा था वो देखेगी, स्माइल पास करूंगा, फिर जाकर उसके पास बैठ जाऊंगा और बात करूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस दिन निराश ही घर लौट आया। और फिर पता है क्या हुआ? मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता था वो हुआ। उसकी कॉल आ गई। यही तो ज़िंदगी है ना, शायद हमारी सोच से बिल्कुल परे। मैंने फ़ोन रिसीव किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहना क्या है, तो मेरे मुंह से निकल गया, मैं कई दिन से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो नेहा हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है और आज तो बैक टू बैक लेक्चर भी थे, तो कल मिलती हूँ मैं तुमसे। वो बीच में बोली और फ़ोन काट दिया। मैं तो एकदम पागल सा होने लगा। उसने खुद बोला कल मिलते हैं। मुझे मालूम है ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, पर दिल को कौन रोके। फिर दूसरे दिन सुबह हमारी मुलाकात हुई। मेरी धड़कन मुझे सुनाई दे रही थी और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, प्लीज़ वो ना पूछना, प्लीज़ वो ना पूछना, प्लीज़ वो ना पूछना। और उसने वही पूछा, हाँ तो क्या बात करना थी आपको? मैं तो पगला ही रहा था, तो मैं हड़बड़ाहट में बोल दिया, नहीं यार वो मतलब कोई खास बात नहीं करना थी, बस बात करना थी। और बेशक उसने मेरे इस बेवकूफ़ी भरे वाक्य का मतलब पूछ लिया। तो मैंने कहा कि लंच में मिलकर बात करते हैं, अभी क्लास शुरू होने वाली है। हमारी बात होने लगी, धीरे धीरे बढ़ने लगी। वो बहुत क्यूट बातें करती है। उसकी हर एक बात मुझे पसंद थी। रात में उसका बात करते करते सो जाना, उसका बेकार जोक्स पर हंसना और अच्छे जोक्स समझ में ना आना। उसकी हंसी तो ऐसी थी कि देखने वाले भी हंसने लगे। वो उसका छोटी छोटी बातों पर रोना और बड़ी बड़ी बातों पर बड़ों की तरह समझाना, उसका सब कुछ कमाल का था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन उसका मैसेज आया, वीर तुम मुझे हमेशा से बहुत पसंद हो, पर समझ नहीं आता तो मैं कहूँ क्या। मेरे दोस्त भी पूछ रहे थे कि क्या वीर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो तुम बताओ, क्या मैं उनसे बोल दूं कि हाँ वीर मेरा बॉयफ्रेंड है? ये पढ़कर मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन अगले ही पल वो खुशी डर में बदल गई। अजीब से ख्याल आने लगे, मैं तो इस रिश्ते में बंध जाऊंगा। मैं अगर उसका ख्याल नहीं रख पाया तो 2 दिन में ही हमारा ब्रेकअप हो गया तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा। वो मुझे समझेगी कैसे, मैं उसे कैसे समझूंगा? और हज़ार ऐसे ही अटपटे ख्याल। तभी मैंने नोटिस किया कि मुझे पसीना आ रहा है। मैं उसको मैसेज भी नहीं कर पाया और बिस्तर में दुबक कर सो गया। मैं कॉलेज पहुंचा। कल की बात मेरे दिमाग में चल रही थी तो मैं खुश होना चाहता था, लेकिन ये अजीब व गरीब ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सीमा आई और मेरा हाथ पकड़कर कैफ़े ले गई। मैं कई बहाने बनाता रहा पर उसने एक नहीं सुनी। वो बोली, टेल मी, ये हमारे बीच क्या है? क्या तुम मेरे लिए सीरियस हो या नहीं? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो या नहीं? सब क्लियर करो अभी।
मैं उस वक्त उसे पकड़कर चूम लेना चाहता था और कहना चाहता था कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग और मेरी बॉडी कुछ और ही कह रहे थे। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। उस वक्त मुझे सीमा से डर लग रहा था, इतना डर कि मैं कँपकँपाने लगा, पसीना आना शुरू हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा मुझे कुछ नहीं पता। मेरा दिमाग शून्य सा हो गया था। मैं वहाँ से उठकर चला और सीधे छोटी सर के पास गया और उनसे छुट्टी लेकर घर आ गया। घर आकर मैं तबीयत ख़राब का कहकर सो गया। फिर जब उठा और रिलैक्स हुआ तो मैंने सीमा को मैसेज किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सीमा, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसे चला आया पर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, शायद मैं बीमार हूँ, मुझे खुद नहीं पता, पर कुछ तो है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दे दो। आई वांट बी विद यू बट आई नीड टाइम। मैसेज सीन हुआ लेकिन रिप्लाई नहीं आया। मुझे बहुत बुरा लगा पर मैं समझ रहा था कि वो गुस्सा होगी। मैंने दूसरा मैसेज नहीं किया। पहले मैं खुद को समझना चाहता था कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचना शुरू किया, बाकी लड़कियों से बचकर भाग जाना या कंफर्टेबल ना होना ठीक था, पर सीमा से तो मैं प्यार करता हूँ। आज मुझे खुद पर शक हो रहा था। मुझे धीरे धीरे सब बातें याद आ रही थी। क्यों मैंने सीमा को प्रपोज नहीं किया? क्यों आज तक मेरा कोई रिलेशन नहीं रहा? क्यों कोई मुझे छूता भी है तो अजीब एहसास होता है? मैंने बहुत सोचा, तब कुछ एहसास हुआ कि शायद मुझे किसी से रिश्ता बनाने में डर लगता है। मैंने गूगल किया तो पता चला ये सच में एक फोबिया होता है, फोबिया ऑफ कमिटमेंट और फोबिया ऑफ इंटीमेसी। इतनी इन्फॉर्मेशन मिली पर यह समझ नहीं आया कि मुझे क्या है। मुझे पता था गूगल पर पूरा भरोसा करना भी बेवकूफ़ी है, तो मैंने सोचा मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। लेकिन साइकेट्रिस्ट कोई क्लिनिक खोले थोड़ी बैठे हैं, वो मिलेंगे कहाँ? फिर मुझे याद आया कि मेरे चाचा की एक दोस्त हैं जो शायद साइकेट्रिस्ट हैं या ऐसा ही कुछ करती हैं, दिमाग की डॉक्टर है, मुझे पक्का नहीं पता, पर वो शायद कुछ बता पाएँ। अब उनका नंबर चाहिए था। मैंने बहाने से चाचा का मोबाइल लिया और नंबर निकाला। उनका नाम काजल था। मैंने बात करी और मुझे कल सुबह की अपॉइंटमेंट मिल गई। अगले दिन मैं कॉलेज के बहाने से निकला और डॉक्टर काजल के पास पहुंचा। वो बहुत हम्बल थीं। उन्होंने मेरी बात समझी और अपनी परेशानी बताने को कहा। दरअसल बात यह है कि मेरा आज तक किसी लड़की के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा। मेरा मन हुआ कि करूं, पर कर नहीं पाया। मुझे प्रपोजल भी मिले, तब मुझे खुश होना चाहिए था, पर मुझे अजीब ख्याल आने लगते और डर सा फील होता था। मुझे लगा शायद मैंने गलत लव स्टोरी वाली फिल्में देख रखी हैं, ये उनका असर है। फिर कुछ वक्त पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ। मेरे क्लास में ही है वो, मेरी उससे बात होती है, पर इस लड़की को भी मैं रिलेशन के लिए नहीं पूछ पाया। और जब उसने पूछा तो मैं समझा नहीं सकता क्या हुआ। मैं उससे बात ही नहीं कर पाया। हाँ बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया। सब अजीब सा हो गया है, कैसे बताऊँ? ये समझ लीजिए कि ऐसा लगता है जैसे एक इंसान को पहाड़ बहुत पसंद है, वो जाना चाहता है, उनकी ऊंचाइयों को महसूस करना चाहता है, पर वहाँ पहुँचने के गोल गोल रास्तों के बारे में सोचकर ही उसे चक्कर आने लगते हैं। तो वहाँ जाना और ऊंचाई पर पहुँचना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, तो ऐसा क्यों है? क्या आप कुछ बता सकती हैं? मैंने ये सब उन्हें समझाया तो वो बोली, सिर्फ अजीब थॉट्स आते हैं या इसका बॉडी पर भी कोई असर पड़ता है? मतलब कभी सांस सही से ना आना, कहीं दर्द फील होना या कुछ भी? तो मैंने उन्हें बताया कि शुरुआत में मैंने नोटिस नहीं किया था, पर हाँ, जब भी कोई लड़की रिलेशन बनाने की बात करती है तब कपकपी होती है, पसीना आने लगता है, और इस लड़की के मामले में तो दिमाग भी जैसे सुन्न सा हो गया था। शायद उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था इसलिए। ये सुनकर वो कुछ देर चुप रहीं और बताया, बेटा तुम्हें फोबिया ऑफ कमिटमेंट, गेमोफोबिया, ये शायद फोबिया ऑफ इंटीमेसी भी है। आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर। गेमोफोबिया फियर ऑफ मैरिज होता है। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें ये अभी से कैसे फील हो रहा है। ये लोगों को तब समझ आता है जब उनकी शादी की उम्र होती है और शादी के लिए उन्हें फोर्स किया जाता है। तुम्हें ये है, और वो भी इस लेवल का। मैंने गेमोफोबिया का एक केस पहले भी देखा है, पर वो 40 साल के इंसान का था। कभी इतनी उम्र का नहीं देखा। अब तुम ये कहो कि मेरी शादी की बात थोड़ी ना हो रही है, गेमोफोबिया नहीं, ये फोबिया ऑफ कमिटमेंट होगा। तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन दोनों फोबियाज में ना के बराबर फ़र्क है, बल्कि कुछ साइकेट्रिस्ट तो इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में फ़र्क बस ये है कि गेमोफोबिया पूरी ज़िंदगी की कमिटमेंट का डर है और फोबिया ऑफ कमिटमेंट किसी भी तरह की कमिटमेंट का डर होता है। तुम्हें गेमोफोबिया है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे फिजिकल सिम्टम्स गेमोफोबिया वाले हैं। मैं चुपचाप बैठा सुन रहा था। मैंने तो इतने बड़े शब्द कभी सुने भी नहीं थे, तो मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो फिर उठी और किसी को फ़ोन लगाकर बात करने लगी। फ़ोन रखकर वो मुझसे बोली, देखो बेटा, मुझे पता है तुम सोच रहे होगी कि मैं ये क्या बोले जा रही हूँ। क्या मुझे खुद नहीं पता कि ये क्या है? तो हाँ, सच में मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ। मैं तुम्हें और कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तुम कल इसी वक्त फिर से आना, ओके? मैं कल फिर से उनसे मिलने गया तो वहाँ एक कोई और आदमी भी था। आज सारी बातचीत उस इंसान ने करी और डॉक्टर काजल पास बैठी सुनती रहीं। उसने जो जैसा पूछा मैंने सब बता दिया। उसे लगा शायद मेरा पहला कोई बुरा अनुभव है या शायद मेरे माँ बाप का तलाक हुआ है, पर मैंने साफ साफ बता दिया कि ना मेरा खुद का कोई बुरा अनुभव है, ना मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ है। उस इंसान ने लगभग 1.5 घंटा बात करी, सब कुछ समझा और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे गेमोफोबिया और फोबिया ऑफ इंटीमेसी दोनों हैं। मैं बुरी तरह घबरा गया।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं रोने लगा और रोते रोते मैंने पूछा, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो वो बोले, देखो, रिश्तों के मामले में तुम एक सीरियस इंसान हो, इसलिए तुम हर रिश्ते को लाइफ टाइम के लिए मानते हो। ये अच्छी बात है, पर गेमोफोबिया होने की वजह से तुम वो रिश्ता अपना नहीं सकते। और अगर जैसे तैसे अपना भी लिया तो इंटीमेसी का फोबिया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। डगर तो लंबी है, मुश्किल भी है, पर नामुमकिन नहीं है। थेरेपी के सेशन लेना होंगे, हिम्मत से काम लेना होगा। और हाँ, लेकिन ये तुम्हारे अकेले के बस की बात नहीं है, ये तुम उसके साथ ही आसानी से कर पाओगे। तुम उस लड़की से प्यार करते हो ना, और वो तुमसे, तो बस प्यार में बहुत ताकत होती है। तुम दोनों डॉक्टर काजल के पास आना, ये समझा देंगी सब। दुनिया में हर परेशानी का हल होता है, डोंट वरी। मैं उनसे अलविदा लेकर चला आया। बहुत दुखी था, पर एक बात की खुशी थी कि सीमा मेरे साथ है। कल जाकर मैं उसे सब समझा दूंगा, फिर हम धीरे धीरे अपना रिश्ता बनाएंगे। बेशक पहाड़ पसंद हैं और पहाड़ों के रास्ते से डर भी है, लेकिन जब साथ प्यार हो तो इंसान कोई भी ऊंचाइयां छू सकता है, सारे डरों को हरा सकता है। अगले दिन मैं कॉलेज गया। खुद की भी मिक्स फीलिंग्स थी और उसका भी पता था कि वो थोड़ा गुस्सा है। मैंने सोचा मना लूँगा, सब समझा दूंगा, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ नहीं पता। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था और वो आई, पर अकेले नहीं, ध्रुव के साथ। उसका हाथ पकड़े और जाकर एक साइड में बैठ गई। मैं उसके लिए अब था ही नहीं। मैं जैसे मन ही मन में चिल्ला रहा था, अरे इधर तो देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हर डर को हराने के लिए तैयार खड़ा हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए है, इधर तो देखो। पर उसने नहीं देखा। मेरी हिम्मत भी टूट गई, दिल भी, और मैं भी। कई बार सिक्के के सिर्फ दो पहलू नहीं होते। और कई बार जिनकी कहानी होती है, सिर्फ उनके दृष्टिकोण भी काफ़ी नहीं होते। इसलिए आइए इनकी कहानी को थोड़ा और अच्छे से जानने के लिए किसी और के दृष्टिकोण से देखते हैं।